हेलो फ्रेंड्स। देखिए रात के 1 बज रहे हैं और जो लोग यूपीएससी की तैयारी करते हैं वे जो रातों से जो उनका संबंध होता है प्रिपरेशन के दौरान वो रात को जो उनका ये रहता है संबंध वो बहुत ज़्यादा है। वही रात ही उसका दोस्त होता है और किताबें, ये 2 चीज़ है, दिन और रात। आपको कुछ भी नहीं देखना है कि कब टाइम है, बस जब मौका मिले आपको पढ़ना है। ठीक है, आपके लिए एक वीडियो बनाया हूँ। ये क्या है कि मैंने जो बोला था आपको, प्रॉमिस किया था, PYQs है ना, PYQs कैसे एनालाइज कराऊंगा मैं, ईयर वाइज। ठीक है, यहाँ ध्यान दीजिए, फिर से मैं दिखा दूँ ईयर वाइज कैसा। यहाँ देखिए 1995 का मैं बनाऊंगा। पहले मैंने क्या सोचा कि एक साथ सारे एक लॉन्ग वीडियो में बता दूँ एनालाइज, पहले मैं एनालाइज बता दूँ और दूसरे में मैं प्रैक्टिस करवा दूँ। ठीक है, पर इससे क्या हो जाएगा कि लेंदी हो जाएगा आपका। ठीक है, लेंदी हो जाएगा। लेकिन मैंने बहुत ही दिमाग लगाया और ये सोचा कि इससे, इस वीडियो जो मैं बना रहा हूँ इससे 2 व्यक्तियों को फ़ायदा होगा। पहला, जो पूरी तरह से प्राचीन भारत पढ़ रखा है, प्राचीन भारत पूरा तरह से प्राचीन भारत पढ़ रखा है, उन एस्पिरेंट को क्या करना होगा कि प्रैक्टिस, यहाँ पे क्या होगा कि क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, आपको और उस क्वेश्चन का पढ़ना है, पढ़ूंगा मैं, आपको ऑप्शन दूंगा और उसमें से आपको 1 मिनट आपको वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, मैं रुकूंगा नहीं, आप पॉज कर लीजिएगा, सोचिएगा उसको और उसका कमेंट करिएगा कि जैसे क्वेश्चन नंबर 1 ऐसे लिखिएगा, क्वेश्चन 1 डैश A या फिर B, जो भी होगा आंसर, ये ऐसे लिख के आप कमेंट करेगा। ठीक है, मैं देखना चाहता हूँ कि कितने लोग सही उसको कर पा रहे हैं। ठीक है, तो एक पहला काम ये हो गया, जो जिसका प्रिपरेशन हो चुका है ये हो गया। दूसरा उनको क्या फ़ायदा होगा, दूसरा उनको फ़ायदा होगा, लाभ क्या होगा इससे कि आपको रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, रिवीजन हो जाएगा। और साथ में जो प्रैक्टिस कर रहे हैं और बहुत दिन से पढ़ रहे हैं, तो क्या करिए आप, नोट्स जहाँ आप बनाए हैं, ठीक है, आप अगर नोट्स बना चुके हैं, ठीक है, तो उनको ये फ़ायदा होगा कि जो नोट्स बना रखे हैं वहाँ पर जाइए और उस टॉपिक को लेके, जैसे बुद्ध से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन है तो वहाँ पर आप जाके ये क्वेश्चन नंबर ईयर वाइज वहाँ लिख दीजिए। ठीक है, तो आपको क्या होगा कि आपको ये फ़ायदा होगा, एक हो गया ये। दूसरा फ़ायदा क्या होगा उन विद्यार्थियों को जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो अभी प्राचीन भारत पढ़ रहे हैं या पढ़ना चाहते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए प्राचीन भारत, अब क्या है कि उनको कैसे फ़ायदा होगा, उनको फ़ायदा ये होगा कि वो क्या करेंगे कि क्वेश्चन देखेंगे कि कैसे आता है, एनालाइज करेंगे और उनको पढ़ने से पहले ही ये पता होगा। ये ज़्यादा फायदे होगा उनको, इनको क्या, कि पहले पढ़ने से पहले ही उनको पता होगा कि हमें किस एंगल से पढ़ना है। मान लीजिए कि ये किताब है और ये आपका PYQs है। ठीक है, तो आप क्या किए कि किताब पढ़ लिए और फिर PYQ किए, तो ये एक अलग मुद्दा हो जाता है। लेकिन अगर आप ये PYQ के एंगल से किताब पढ़ रहे हैं तो ये एक अलग तरीका होता है, इससे ज़्यादा आपका स्ट्रांग हो जाएगा पढ़ाई। ठीक है, तो आपको हो गया। दूसरा फ़ायदा क्या होगा इसको, दूसरा फ़ायदा ये होगा कि आप उसको साथ साथ नोट्स भी बनाते चलिए। यहाँ देखिए मैंने नोट्स फॉर्म में इसको बनाया है। ठीक है, आपके लिए नोट्स फॉर्म में और क्वेश्चन फॉर्मेट दोनों बनाया है मैंने। क्या बनाया है, नोट्स फॉर्म में और एक क्वेश्चन फॉर्म में। ठीक है, क्वेश्चन फॉर्म में। ठीक है, ये दोनों फॉर्म में है। तो पहले क्या करूँगा, मैं क्वेश्चन 1 पढ़ाऊँगा, इसको मैं सॉल्व करने के लिए आप लोग को पॉज करिए वीडियो को। ठीक है, वीडियो को पॉज करिए और उसको फिर सॉल्व करिए और फिर कमेंट करिए। ठीक है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि क्या आप उसका आंसर दे पा रहे हैं कि नहीं, मैं चेक करूँगा। ठीक है, इससे बहुत सारी चीज़ें पता चलता है। और दूसरा आप लिखिए कि इससे आपको कितना फ़ायदा हो रहा है कमेंट में, कमेंट से बात करिए, मेरे से जुड़िए, तब जाके आगे मुझे और भी पता चलेगा कि मैं किस टाइप के विद्यार्थियों को पढ़ा पा रहा हूँ। बात समझ रहे हैं। तो दूसरा पॉइंट क्या है कि आप कितना समझ पा रहे हैं और क्या नहीं समझ आ रहा है उसको पूछिए। ठीक है, और दूसरा कमेंट करिए, यही हो गया। और दूसरा क्या कि आपको वो क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले क्या है कि अब कौन सा ईयर का मैं पढ़ाऊंगा, ईयर वाइज अलग अलग। ठीक है, मैं पूरा प्लेलिस्ट बना दूंगा। क्या करूँगा, प्राचीन भारत का जो मैंने प्लेलिस्ट बनाया है, प्राचीन भारत, उसी में मैं PYQs भी रखूँगा। PYQ में ज़्यादा प्लेलिस्ट नहीं बनाऊँगा, मैं PYQ उसी में रखूँगा। ठीक है, और NCERT में अलग प्लेलिस्ट बना दूंगा, NCERT का CERT, NCERT का मैं अलग बना दूंगा। और कुछ बुक्स जो मुझे पढ़ाने हैं वो मैं इसी में डाल दूंगा, ऐड ऑन कर दूंगा। मैं बताऊंगा कि क्या बुक्स खरीदना है। अभी आपको कुछ नहीं खरीदना है। ठीक है, मैं फिर बता रहा हूँ, अभी आपको कुछ भी नहीं खरीदना है। आप खरीद पाएँ तो NCERT हिस्ट्री का 6 to 12 ये आप खरीद ले। ठीक है, आपको पता है प्राचीन भारत का जो है उसको छाट के आप खरीद ले। मैं दिखाऊंगा आप, जब मैं स्टार्ट कराऊंगा पढ़ाने का ये प्राचीन भारत, तो मैं बताऊंगा कि कौन कौन से बुक आपके पास होने चाहिए, आपके टेबल पे क्या होना चाहिए, क्या फालतू की चीज़ें हैं और क्या ये है। ठीक है, मैप कौन से लें, सब कुछ मैं हर एक प्रश्न को सॉल्व करूंगा। लेकिन आपको क्या है कि कोई भी डाउट हो तो आप उसको पूछे भी। ठीक है, यहाँ ध्यान दीजिए। हाँ, अब यहाँ ये चलिए, ये आप समझ गए कि क्या मैं पढ़ाने जा रहा हूँ। यहाँ ध्यान दीजिए, 1995 वाला PYQ पढ़ाने वाला किसका, प्रारंभिक परीक्षा का, किसका, प्रारंभिक परीक्षा PT का, किसका, PT का, सिविल सेवा का। ठीक है, सिविल सर्विस का। ठीक है, आप समझ गए। और मेंस का जो है MAI मेंस, हाँ ठीक है, मेंस का जो है सिलेबस, इसका भी मैं डिस्कस किया हूँ सिलेबस। और इसका PYQ जो है
ईवी मैं बहुत जल्द आपको लाऊंगा, ठीक है, इसको मैं लाऊंगा। और मैं फिर से एक बात आपको याद दिला रहा हूँ कि अगर क्योंकि मैं इस चैनल में फालतू के कुछ भी नहीं डालना चाहता, ठीक है, एक भी वीडियो जो यूपीएससी रिलेटेड नहीं है वो नहीं डालना चाहता। अगर आपको करेंट अफेयर्स के लिए डेली कुछ चाहिए, ठीक है, डेली का डेली चाहिए, तो वो आप मुझे कमेंट करिए, ठीक है, कमेंट बॉक्स में करिए, तब मैं आपको डेली का डेली उसको सोचूंगा कि मुझे कैसे करना है। नहीं तो फिर मैं उसका बेसिक बताऊंगा, मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है, आप समझ गए। अब चलिए आइए यहाँ पर सीधा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए, ठीक है। अब यहाँ से आपको क्या करना है, सबसे पहले देखिए क्या करना है, प्राचीन भारत, क्या इसका करना है हमको, 1995 का प्राचीन भारत, समझ रहे हैं। सिर्फ एंशिएंट इंडिया पढ़ रहे हैं। एंशिएंट इंडिया में क्या है थोड़ा सा और समझ जाइए, अब थोड़ा सा और प्राचीन भारत के बारे में थोड़ा सा समझिए। प्राचीन भारत, यहाँ देखिए प्राचीन भारत। आपको मैं एक चीज़ बता दूँ कि इसमें 12 क्वेश्चन है टोटल। कितने, 1995 में कितने हैं, 12 क्वेश्चन, ठीक है। आप यहाँ ध्यान दीजिए, 12 क्वेश्चन पूछे गए हैं 1995। सोचिए 12 क्वेश्चन सिर्फ प्राचीन भारत से, उस समय इतना क्वेश्चन रहता था। और इतिहास ऐसा है जिसमें ज़्यादा कुछ बदलाव होते नहीं, तो ये क्वेश्चन आपको आज भी बहुत हेल्पफुल हो जाएंगे। देखिए यहाँ पर, और मैं एक चीज़ बता दूँ, यहाँ पर ध्यान दीजिए कि 1995 से 1995 से, एक मिनट, 1900 है ना, देखिए यहाँ पर 1995 से 2000 तक, 2010 तक, ठीक है। इसमें क्या होगा कि प्राचीन भारत जो है उसके साथ साथ आपको आर्ट एंड कल्चर भी मिल जाएगा, ठीक है। आर्ट एंड कल्चर इसको भी इसी में ऐड ऑन किया गया था। इसलिए आप जो ये 12 क्वेश्चन है इसको ऐसा मत सोचिए कि सिर्फ प्राचीन भारत, इसमें आपको आर्ट एंड कल्चर भी है और आपका प्राचीन भारत भी, दोनों है, ठीक है। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए एकदम शुरू करते। क्वेश्चन नंबर 1 करूँगा, आपको पढ़ूंगा, आप पढ़ते के साथ साथ आपको वो बताना है कि आप सॉल्व कर पा रहे कि नहीं, ठीक है। अनुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, ठीक है। सॉरी गाइस, देखिए अभी रात के ये बजे और बहुत ठंड है इसलिए गला थोड़ा ख़राब है। आप लोग वॉइस के साथ थोड़ा कंप्रोमाइज़ करिए। यहाँ पर देखिए, कोऑपरेट करिए थोड़ा। ये यहाँ पे देखिए, अनुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। यहाँ पर सब समझ पा रहे हैं क्या है अनुव्रत सिद्धांत, ठीक है। यहाँ पर देखिए अनुव्रत सिद्धांत, और क्या पूछा है, प्रतिपादन। प्रतिपादन समझते हैं कि अनुव्रत सिद्धांत को कौन लाया है, प्रतिपादित किया है, ठीक है। आगे आप चलिए, यहाँ पर ऑप्शन क्या है, यहाँ पर ऑप्शन है आपका महायान, है ना, महायान बौद्ध संप्रदाय, फिर है आपका हीनयान बौद्ध संप्रदाय, जैन संप्रदाय, जैन धर्म, है ना, और क्या है देखिए आप, महायान बौद्ध संप्रदाय, हीनयान बौद्ध संप्रदाय, जैन धर्म ने, और लोकयात शाखा ने। एक मिनट यहाँ पर देखिए, एक मिनट, लोकायत शाखा ने, एक मिनट यहाँ, हाँ देखिए लोकायत शाखा ने, ठीक है। इनमें से किसने किया आप बताइए, अगर आप पा रहे हैं तो। क्या है, अनुव्रत सिद्धांत, यहाँ समझिए, अनुव्रत सिद्धांत प्रतिपादन, ये आप समझाइए कि कौन किया है, ठीक है। तो यहाँ पर आइए, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर सोच रहे हैं आप लोग, इसका आंसर देखिए यहाँ पर, इसका आंसर सी होगा। क्या होगा, सी। यहाँ पर देखिए मैं जो लिख रहा हूँ उसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आपको सी होगा, क्या होगा सी, जैन धर्म, क्या होगा, जैन धर्म। ये आप चलिए यहाँ पर जैन धर्म, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले कैसे आपको नोट्स बनाना है, देखिए मैं बता रहा हूँ, कॉपी किताब लेके बैठिए, कॉपी और एक पेन ले लीजिए नोट्स बनाने के लिए। आपको वहाँ लिखिए PYQ और नोट्स का नाम। आप क्या करिए, आप सबसे पहले क्वेश्चन नंबर, ईयर का नाम दीजिए आप यहाँ पर 1995, ठीक है। यहाँ पर देखिए 1995 लिखिए, ठीक है। 12 क्वेश्चन लिखिए, ठीक है। कितना क्वेश्चन आया ये पता होगा आपको। और बाद में जब आप ये नोट्स बना लेंगे तो क्या होगा आपका, कि जब आप अपना मुख्य नोट्स बनाएंगे उसमें आप इसको ऐड ऑन कर दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ ये देखिए, पहले क्या लिखना है आपको, ऐसे जैसे मैंने एज इट इज आपको लिखना है, अनुव्रत सिद्धांत, ठीक है। प्रतिपादन कौन किया, जैन धर्म, ठीक है। आप 3 समझ गए ये चीज़, एकदम शॉर्ट फॉर्म में, कुछ भी ज़्यादा लेंदी नहीं करिए। अब थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, थोड़ा सा आप समझिए कि जो अनुव्रत होता है, देखिए अनुव्रत जो होता है ये गृहस्थों के लिए है, किसके लिए है, गृहस्थों के लिए, ठीक है। और ये सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य, ये 5 क्या कहता है, अनुव्रत थे गृहस्थों के लिए, ठीक है। और 10 थे आपका जो लोग सन्यास, पूरा सन्यासी थे, उनको सन्यासी, जो पूरा सन्यासी थे उनके लिए 10, लेकिन हम लोग का क्या बोला, अनुव्रत। अनुव्रत कितना है, 5 अनुव्रत है। क्या क्या है, सत्य, अहिंसा, आस्ते और अपरिग्रह और ब्रह्मचार्य, ठीक है। वीडियो लंबा होगा लेकिन एनालाइज के साथ करा जाएगा। कितना क्वेश्चन है, मात्र 12 क्वेश्चन। तो 12 क्वेश्चन करने में कोई भी टाइम ज़्यादा नहीं लगता है। तो ये आप समझ गए। दूसरा चीज़ क्या है, यहाँ देखिए, जब आप NCERT या और भी बुक्स में पढ़ाऊँ या खुद भी आप पढ़ें, तो आप जैन धर्म को, अब यहाँ तक आप ये आंसर मिल गया, अनुव्रत सिद्धांत समझ गए और प्रतिपादक समझ गए। तो आपको क्या करना है, अब जब आप पढ़ेंगे तो आपको यहाँ पर फिर मैं दिखा दे रहा हूँ, यहाँ पर देखिए आपको क्या करना है, मैं 1 मिनट कलर दूसरा ले लेता हूँ। आपको क्या करना है, यहाँ देखिए, आपको महायान,
बौद्ध संप्रदाय जब आप पढ़ेंगे, यहाँ एक सेकंड, महायान, हीनयान, महायान और आपको लोकायत शाखा जब आप पढ़ेंगे कभी भी, जब एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, अपनी किताबों में पढ़ रहे हैं, तो आपको क्या करना है, वहाँ पर आपको दिमाग में ये बैठा के चलना कि महायान से रिलेटेड आ सकता है, ठीक है। आपको इसलिए मैंने यहाँ पर रेड पेन से लिख दिया है अलग से, कि जब भी आप किताब पढ़ें तो महायान के बारे में आपको पता होना चाहिए कि बुद्ध संप्रदाय का महायान, हीन बौद्ध संप्रदाय कैसे अलग हुआ था, ये मैं पढ़ाऊँगा, लेकिन आप जब पढ़ें तब इसको आप वहाँ पे पॉइंट करें कि ये यूपीएससी से संबंधित है, ये ऑप्शन में आया हुआ है, ठीक है। लोकायत शाखा, इसको सबके बारे में आप जब पढ़ेंगे तो डिटेल वहाँ पे ध्यान रखिए, बस इतना करना है आपको। आगे क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, चोल काल में निर्मित नटराज की कांस्य प्रतिमाओं में देवताओं की आकृति प्रायः कौन सी थी, बताइए यहाँ पर। चोल काल में निर्मित नटराज की कांस्य प्रतिमाओं में देवताओं की आकृति प्रायः कैसी थी, ये बताइए आप, बताइए कि कैसे थी। अष्टभुजा थी, अष्टभुजा है, ठीक है, या फिर चतुर्भुज है, या फिर षष्ठभुज है, या द्विभुज है। आप समझ के, 2 भुजा वाला, षष्ठभुज 6 भुजा वाला, चतुर्भुज 4 भुजा वाला, अष्टभुजा 8 भुजा वाला, तो कौन सा है इसमें से आप चुनिए, आंसर चुनिए, आप चुनिए, इसको पॉज करें वीडियो और चुनिए, ठीक है। मैं आपको एनालाइज करवा रहा हूँ, इसका आंसर आप पहले यहाँ पर ले लें। इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपको क्या लगता है, देखिए यहाँ पे चतुर्भुज, क्या होगा, चतुर्भुज, ठीक है। दूसरा, चोल काल में निर्मित नटराज की मूर्ति, यहाँ आगे चोल काल, आपको जब चोल काल पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे, नटराज की कांस्य प्रतिमाओं, ये आपको पढ़ना है, ठीक है। अब ध्यान देना है, वहाँ जब आप पढ़ेंगे तो देवताओं की एनालाइज कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, देवताओं की आकृति, तो क्या पूछता है, जो मूर्तियाँ होती है, ये आर्ट एंड कल्चर का लग रहा है आपको, जो मूर्तियाँ होती है आपको, वो कांस्य की जो प्रतिमा, उसका जो ये आकृति है वो क्या है, चतुर्भुज है, क्या है, चतुर्भुज है। ऐसी आकृतियों का वहाँ पे मूर्ति बना हुआ है, ठीक है। आप आगे चलिए, देखिए इसके बारे में आपको क्या करना है, यहाँ ध्यान दीजिए। तो यहाँ देखिए, 1 मिनट में मैं बताता हूँ। चोल काल में निर्मित नटराज की कांस्य प्रतिमाओं में देवताओं की आकृति प्रायः चतुर्भुज थी, ये आप समझ गए, ठीक है। सर्वोत्तम नमूना कहाँ मिलता है, चोल काल का सर्वोत्तम नमूना कहाँ मिलता है, तंजौर स्थित नटराज शिव की मूर्ति अद्वितीय है, दूसरे जैसा ऐसा नहीं है कोई भी। कहाँ का, तंजौर स्थित नटराज की शिव मूर्ति। जब भी आप पढ़े तो सब ध्यान रखें, नोट डाउन करिए कि तंजौर का जो नटराज शिव मूर्ति है ये अद्वितीय है, इसके जैसा कुछ भी नहीं है चोल काल में, ठीक है। चोल काल आपको पढ़ना है। आप सिलेबस मैंने डिस्कस किया था, मैंने क्या किया था, पीटी का, मेंस का डिटेल यूपीएससी वाला सिलेबस बताया था, और फिर मैंने प्राचीन भारत का डिटेल्ड सिलेबस है ना, डिटेल्ड सिलेबस मैंने आपको बता रखा है। आप वीडियो देखिए जाके प्राचीन भारत के प्लेलिस्ट में, सब्सक्राइब करिए, आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा तब ना मुझे मोटिवेशन मिलेगा। आइए देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी वह ब्रह्मवादिनी थी जिसने कुछ वेद मंत्रों की रचना की, ठीक है। ब्रह्मवादिनी मतलब कि वहाँ की जो महिला विद्वान थी, है ना, जो ब्रह्मवादिनी थी, ठीक है, उन्होंने ये सब शब्द आपको याद रखना है, आपको यूपीएससी में आपको लिखने का भी हैबिट करना है। ब्रह्मवादिनी, जब भी आपको कुछ विद्वता, जो विदुषी होती है, विद्वान का विदुषी होती है ना, स्त्रीलिंग, तो विदुषी को जो आपको डिनोट करना है तो आपको ब्रह्मवादिनी सब शब्द इस्तेमाल करना है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी वह ब्रह्मवादिनी थी जिसने कुछ वेद मंत्रों की रचना की थी। जब आप वैदिक काल पढ़ेंगे, ऋग वैदिक काल, है ना, आयुर्वेद, ये सब 4 वेद थे, वो सब आप पढ़ेंगे जब, तो क्या करना है कि आपको कुछ वेदों मंत्रों की रचना किससे संबंधित है, क्या है, आपको ये पढ़ना है। 3 नंबर, तो इसका क्या आंसर आप पूछ कर ये बताइए। देखिए यहाँ पर लोपा मुद्रा हो सकती है, लीलावती हो सकती है, गार्गी हो सकती है, सावित्री हो सकती है, क्या लगता है आपको, क्या होगी, लोपा मुद्रा, क्या होगी इसका आंसर, लोपा मुद्रा। मैं यहाँ टिक मार दे रहा, लोपा मुद्रा, ठीक है, लोपा मुद्रा इसकी थी, लोपा मुद्रा। तो आप अब क्या करेंगे, यहाँ समझिए, अब आपको कैसे पढ़ना है, समझने पैटर्न समझ रहे हैं कैसे पढ़ाई होता है। यहाँ देखिए नोट्स कैसे मतलब, लोपा मुद्रा ब्रह्मवादिनी जो थी, उनके द्वारा वेद मंत्र की रचना हुई थी, बस इतना आप लिखना है बस, ठीक है। अब जब आप पढ़ेंगे, यहाँ देखिए सुनिए, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर, यहाँ जो मैंने बना कर रखा है, देखिए, गार्गी, जो अन्य ऑप्शन थे, गार्गी, लीलावती, सावित्री, जब भी आप एनसीईआरटी या कोई बुक पढ़ें तो आपको क्या करना है, इन सब के बारे में जब भी आएगा आपका नोट्स में आपके पास होना चाहिए, आपके दिमाग में होना चाहिए बात, ठीक है। मैं अलग से आपको दिखाऊंगा कि गार्गी के बारे में क्या है, लीलावती क्या की थी, सावित्री का क्या योगदान है। तो यहाँ पे देखिए, वे विदुषी जो स्त्री, देखिए यहाँ पर, वे विदुषी स्त्री जो ऋग्वेद के अनेक वैदिक ऋचाओं या मंत्रों की रचना की है, मंत्र या ऋचा एक ही नाम है, ठीक है, जो उनका रचना किया है, कौन कौन है ऋग्वेद में, कौन कौन महिला थी, लोपामुद्रा, देखिए यहाँ पर, है ना, लोपामुद्रा, है ना, विश्ववारा, आप लिखें इसे, विश्ववारा, सिक्ता, निवावरी, घोषा, ठीक है। ये कितने, 1 2 3 4 5, क्या क्या है, फिर से देखिए, लोपामुद्रा,
एक मिनट, यहाँ देखिए लोपामुद्रा, विश्ववारा, सिकता, निवावरी और घोषा। ठीक है, इसको आपको समझना है। समझ गए आप ये चीज़? तो ये चीज़ें हैं, आपको ऐसे नोट्स बनाना है। ठीक है, आगे चलता हूँ। आगे आप देखिए कैसे करते हैं। अगला क्वेश्चन बताइए कि अशोक का अपने शिलालेखों में सामान्यतः जिस नाम से उल्लेख हुआ है वह क्या है? यहाँ ध्यान दीजिए, अशोक के बारे में पूछ रहा है। अशोक के बारे में आप पूछ रहे हैं, टॉपिक समझ रहे कहाँ से इंटरलिंक है, सारे टॉपिक्स आ रहे हैं जो मैंने सिलेबस बताया था। तो अशोक के बारे में जो पढ़ना था, शिलालेख आपको पढ़ा है। देखिए शिलालेख लिखा था ना सिलेबस में, डिटेल में शिलालेख पढ़ना है। अशोक का शिलालेख से आ गया क्वेश्चन कि सामान्यतः जो नाम उल्लेख है, और कैसा क्वेश्चन आता है कि देखिए नाम क्या उल्लेख है। सिंपल क्वेश्चन है कि अशोक के बारे में जो शिलालेख था उसका उसमें नाम क्या है उल्लेख। चक्रवर्ती है, यहाँ देखिए यहाँ पर चक्रवर्ती है, एक मिनट, हाँ यहाँ देखिए क्या क्या है, चक्रवर्ती है, धर्मकीर्ति है, धर्मदेव है, प्रियदर्शी है। क्या है बताइए, पॉज करिए और बताइए। हाँ आप लोग कमेंट करिए, समझ रहे हैं। प्रियदर्शी है, क्या है? प्रियदर्शी। आपने ये नाम सुन रखा होगा, प्रियदर्शी, है ना, प्रियदर्शी। आप यहाँ देखिए कैसे, इसके बारे में थोड़ा सा और बता दूँ। आइए यहाँ पे देखिए, एक मिनट, मैंने खुद लिख रखा है आप लोग के लिए। यहाँ देखिए, एक मिनट। अशोक के शिलालेखों में, यहाँ ध्यान दीजिए, अशोक के शिलालेखों में सामान्यतः उसका नाम प्रियदर्शी लिया जाता है। एकदम ये समझ गया। और अशोक के अन्य नाम क्या क्या है, यहाँ पे देखिए, ध्यान दीजिए, अशोक के अन्य नाम क्या क्या हैं, ये आपको नोट डाउन करिए। अशोक है एक, पता है, प्रियदर्शी है, और एक और नाम यहाँ है देवानाम प्रिय। देवानाम प्रिय, अगर पूछा जाए देवानाम प्रिय किससे संबंधित है तो अशोक। प्रियदर्शी क्या है? अशोक। अशोक क्या है? अशोक। तो ये सब नाम आपको याद होना चाहिए, साथ में मैंने लिखवा दिया है, ठीक है, ताकि आपको साथ साथ एनालाइज करने में फ़ायदा हो। तो जब आप एनसीईआरटी या कुछ बुक पढ़ेंगे तो आपको क्या करना है, इन सब के बारे में भी जब आपको पढ़ेंगे तो नोट डाउन करते चलना है। ठीक है, क्या क्या पढ़ना है आपको? चक्रवर्ती, धर्मदेव और धर्मकीर्ति, ये किससे संबंधित था ये आपको बाद में पढ़ना है उस वक्त। ठीक है, ये तरीका होता है। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ। हिंदी, यहाँ देखिए हिंदी, ठीक है, पूरे क्लास को जोड़िए, ज़्यादा नहीं। क्वेश्चन नंबर 5 आ चुका है, 12 क्वेश्चन है बस। हिंदी जो भारत की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का प्रथम प्रयोग किसने किया था? एकदम बेसिक। आप कुछ देख रहे हैं कि जो ये 1995 वाला है, कितना फैक्चुअल फैक्ट पूछ रहा है यूपीएससी। एकदम इजी क्वेश्चन कि हिंद भारत, जो भारत के लिए जो हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग हुआ था, कौन किया था? यूनानी किया था, रोमवासियों ने किया था, चीनियों ने किया था, अरबों ने किया था? कौन किया था? हाँ, क्वेश्चन नंबर ये बताइए। अरबों ने किया था, ठीक है, ये बात आपको पता होगा। अरबों ने किया था, कौन किया था? अरबों ने किया था। यहाँ ध्यान दीजिए, अरबों ने किया था, ठीक है। तो ये आप नोट डाउन करिए, अरबों ने किया था। कैसे नोट डाउन करेंगे? एकदम ऐसे देखिए, एक मिनट में दिखा रहा हूँ। हिंदी जो भारत की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का प्रथम प्रयोग अरबों ने किया था। कौन किया था? अरबों ने, ठीक है, यहाँ ध्यान दीजिए, अरबों ने, दिख रहा है, अरबों ने। अरबी वर्णमाला में क्या होता है, आप थोड़ा सा जान लें कि स जो वर्णमाला में होता है, अरबी वर्णमाला में जो स शब्द है, जो स वर्णमाला है, वो क्या होता है, वर्ण है, वो ह के रूप में है। ठीक है, स का जो है वो ह के रूप में है। इतना आपको जानने की जरूरत नहीं है, बस आप अपना काम का भर लिखिए। यहाँ मैंने लिख रखा है, पर आपको जो भी है अपना अपना हिसाब से लिखिए। ठीक है, अल बरूनी की पुस्तक जो है, अल बरूनी की पुस्तक, अल बरूनी के बारे में हमने पढ़ा है। अल बरूनी की पुस्तक का नाम क्या है? किताब ए हिंद। आपको ये सब याद होना चाहिए कि अल बरूनी की किताब का नाम क्या है? किताब ए हिंद में हिंदू शब्द का प्रयोग का साक्ष्य मिलता है। कहाँ से साक्ष्य मिला है? ये सब बारे जानकारी मिला है स्रोत, अल बरूनी की पुस्तक किताब ए हिंद में हिंदू शब्द का साक्ष्य मिला है। जब आप पढ़ें तो आपको रोम पर आपको ध्यान रखना है, यूनान पर आपको ध्यान रखना है, चीन पर आपको ध्यान रखना है जब आप पढ़ेंगे तो, कि वहाँ के क्या क्या बातें हैं। सो ठीक है, आगे देखिए आप। गुप्त काल में लिखित, यहाँ देखिए एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? गुप्त काल में लिखित संस्कृति नाटकों, क्या है? संस्कृत नाटकों में स्त्री और शूद्र बोलते थे। स्त्री और शूद्र कौन सा भाषा बोलते थे? स्त्री और शूद्र, ठीक है, स्त्री और शूद्र कौन से भाषा बोलते थे? संस्कृत भाषा, पाली भाषा, प्राकृत भाषा, भौर सैनी भाषा। 6 नंबर का बताइए, हाँ, क्या बोलते थे आपको उस वक्त? इन दोनों जो वो थे, ये लोग क्या बोलते थे? प्राकृत भाषा बोलते थे। क्या बोलते थे? प्राकृत भाषा। ठीक है, आप लोग यहाँ नोट डाउन करते चलिए, प्राकृत भाषा बोलते थे। ठीक है, और अन्य भाषाओं कौन बोलते थे आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, हाँ, ये देखिए गुप्त काल में लिखित, यहाँ देखिए, एक मिनट में बता रहा हूँ। गुप्त काल में लिखित नाटकों में स्त्री और शूद्र जो है वो क्या बोलते थे? प्राकृत बोलते थे। ठीक है, ये कहाँ से स्रोत मिलता है इसका? गुप्त काल के संस्कृत नाटक है ना, शूद्रक रचित जो एक वो मृच्छक
कटिकम मृक्ष कटिकम जो है ये आपको नोट डाउन करिए। मृक्ष कटिकम एक इंपॉर्टेंट शब्द यूपीएससी पूछ चुका है, आगे मैं दिखाऊंगा। शूद्रक रचित है, किससे? शूद्रक ने लिखा है, ठीक है। और आगे आप पढ़ना है कि संस्कृत कौन बोलता था, है ना, उच्च वर्ग संस्कृत कौन बोलता था, पाली कौन बोलता था, और फिर भोरसेन के बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि ये भाषाएं कब प्रचलन में थी। यहाँ देखिए 7 नंबर पढ़िए, यहाँ पर 7 नंबर क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? शून्य का आविष्कार। ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ देखिएगा, आप लोग गलत करिएगा, मुझे पक्का उम्मीद है कि आप लोग को इसका आंसर गलत दीजिएगा। तो आप इस पॉज करिए और मुझे कमेंट करिए कि क्या आंसर है इसका। शून्य का आविष्कार किसने किया था? आर्यभट्ट ने किया था, वराहमिहिर ने किया था, भास्कर प्रथम ने किया था, या किसी अज्ञात भारतीय ने किया था? किसी अज्ञात भारतीय ने किया था। कौन किया था बताइए? आप लोग पॉज करिए इसको, देखिए 7 नंबर। किसी अज्ञात कौन किया था? देखिए यहाँ पर किसी अज्ञात, ये वाला देखिए, किसी अज्ञात भारतीय ने किया था। कौन किया था? किसी अज्ञात भारतीय ने, ठीक है। इसका आंसर ये है, ठीक है, आर्यभट्ट नहीं है, ठीक है। और यहाँ देखिए कैसे आपको नोट्स बनाना है। शून्य का आविष्कारक, यहाँ देखिए शून्य का आविष्कारक है ना, किसी अज्ञात भारतीय ने कब किया था? ईसा पूर्व 2री शताब्दी। आपको समझ जाना चाहिए सब। आर्यभट्ट कौन था इसके बारे में आपको देखिए ऑप्शनल में था ना आर्यभट्ट। तो आर्यभट्ट के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। ये गणितज्ञ थे। क्या थे? गणितज्ञ। इन्होंने क्या रचना की थी? कौन सा रचना ग्रंथ का किया था? आर्यभट्टीय नामक ग्रंथ। आर्यभट्टीय का क्या किया था? इन्होंने रचना किया था। और दशमलव प्रणाली का विकास भी किया था इन्होंने, ठीक है, दशमलव प्रणाली का विकास भी किया था। वराहमिहिर कौन थे? यहाँ देखिए आप इसको, वराहमिहिर कौन थे? वराहमिहिर भी ऑप्शन में था, तो इसको भी हम लोग को थोड़ा सा पढ़ना है। जब आप पढ़ें तो वहाँ पर भी नोट डाउन करें। अभी मैं थोड़ा सा बता दे रहा हूँ। गुप्त काल के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री थे, ठीक है। ग्रंथ जो था क्या है? वृहत संहिता और क्या है? पद्य सिद्ध नित्तिका, है ना, पद्य सिद्ध नित्तिका। ये 2 ग्रंथ का रचना किया था। इतना डिटेल आएगा नहीं, बट आप ये ध्यान रखिए बस कि कौन थे, खगोल शास्त्री थे, ये सब ध्यान रखिए। भास्कर प्रथम के बारे में क्या है? आर्यभट्ट के सिद्धांत पर टीका लिखा है। आर्यभट्ट जो थे उनके सिद्धांत पर टीका कौन लिखा? तो भास्कर प्रथम। ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ देखिए ग्रंथ, एक मिनट, ग्रंथ है ना, ग्रंथ कौन सा? महाभाष्यकार, लघु भाष्यकार और भाष्य, ये 3 ग्रंथों ने इनका था। ये आपको याद रखना है, ठीक है। बस आगे चलते हैं। मीमांसा दर्शन के अनुसार, एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 8 जो है, क्वेश्चन नंबर 8 ये बुक में नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, एक मिनट बता दे रहा हूँ, एक सेकेंड, एक मिनट। हाँ, क्वेश्चन नंबर 8 जो है इसमें क्या है कि ये मैं अपनी तरफ से बता दे रहा हूँ कि इसमें क्या टॉपिक था। क्वेश्चन मेरे पास नहीं है, आप देख लिए अगर मिल जाए नेट में तो। मीमांसा दर्शन के अनुसार वेद द्वारा विहित कर्म ही धर्म है। इतना आप याद रखिए बस। मीमांसा दर्शन के संबंध में क्वेश्चन आया होगा कि मीमांसा दर्शन जो है, एक मिनट यहाँ पर ध्यान दीजिए। मीमांसा दर्शन जो है, एक मिनट यहाँ ध्यान दीजिए। एक मिनट इसको हटा दो। हाँ, मीमांसा दर्शन जो है इसके विषय में कि वेदों के विहित कार्य के कर्म थे, ठीक है, ये आप समझ रहे हैं। आगे चलिए, आप ये नोट डाउन करिए। 9 नंबर, चलिए आपको क्या करना है, अब सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। देखिए सूची 1 को यहाँ समझिए, सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए और सूचियों को नीचे दिए कूट के सहायता से चुनिए। ये देखिए ये पैटर्न अभी भी यूपीएससी फॉलो करता है। सूची 1 क्या है? संवत्सर और किसी समय की गणना, संवत्सर या फिर संवत इसको बोलते हैं, ठीक है, संवत भी बोलते हैं, आप इसको पढ़े होंगे, ठीक है। तो अब चलिए यहाँ लाइन से बता रहे हैं कि क्या क्या था संवत। यहाँ देखिए विक्रम संवत, संवत या संवत्सर भी बोलते हैं इसको, संवत भी बोलते हैं, ठीक है। शक संवत्सर, गुप्त संवत्सर और कली संवत्सर, कितना है? 4 गो। और यहाँ पर टाइम पीरियड क्या क्या है, यहाँ ध्यान दीजिए। 3102 ईसा पूर्व, 320 ईसा पूर्व, 78 ईस्वी और 58 ईस्वी और 248 ईस्वी, ठीक है। यहाँ देखिए 4 ऑप्शन और 5 ये दिया है मिलाने को, तो एक ज़्यादा दिया है, एक एक्स्ट्रा, ठीक है। और मैं एक चीज़ बता दूँ कि यूपीएससी का इस क्वेश्चन में थोड़ा सा गलती है कि यहाँ पे 58 ईसा पूर्व होगा। क्या होगा? ईसा पूर्व होगा। एक मिनट मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, आप ध्यान से सुने, ये ईसा पूर्व होगा, ठीक है, 58 वाला। एक मिनट में फिर से दिखा रहा हूँ, ये वाला, ठीक है, एक मिनट, ये वाला, ठीक है, ये जो है 58 होगा। ये थोड़ा सा आपको समझना है, 58 होगा इसका, 58 ईसा पूर्व। यहाँ देखिए पूर्व, ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा सा मिसप्रिंट है या फिर यूपीएससी ने गलत दिया है, क्योंकि यूपीएससी क्वेश्चन का कोई भी ये नहीं है। तो आप ये देखिए इसको और इसको सॉल्व करने की कोशिश करिए। यहाँ कूट मिलाइए, देखिए कूट मिलाइए, इसको पॉज करके बनाने की कोशिश करिए। तो है ना, आपने बनाया इसको
कितना, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 का ये वाला आंसर है। इसका क्या है आंसर, यहाँ पे मैं फिर से वो कर दे रहा हूँ, ये वाला आंसर है। क्या है, ये वाला, यहाँ ध्यान दीजिए, ये वाला। ठीक है, अब कैसे इसको एक्सप्लेन करते हैं, देखिए यहाँ पर एक्सप्लेन मैं कर रहा हूँ। विक्रम संवत्सर या संवत जो है, विक्रम संवत जो है क्या है, यहाँ देखिए, यहाँ लिखा हुआ है ना कि ये है, ये 58 ईसा पूर्व है। ठीक है, ये नहीं होगा। ठीक है, 58 ईसा पूर्व होगा। ठीक है, आगे देखिए 58 ईसा पूर्व। शक संवत्सर ये क्या 78 ईस्वी है। ठीक है, गुप्त संवत्सर ये क्या 320 ईस्वी है। और फिर क्या है, कली संवत्सर, यहाँ देखिए कली संवत्सर, कली संवत्सर क्या हो गया 3102 ईसा पूर्व। ये आपको याद रखना। अन्य संवत के बारे में भी थोड़ा सा जान लीजिए, अन्य जो संवत थे थोड़ा सा जानिए। हर संवत जो है 606 ईस्वी। ठीक है, हर संवत। कल चूरी संवत जो है 248 ईस्वी। आनंद विक्रम संवत जो है, आनंद विक्रम संवत जो है 1192 लक्ष्मी संवत जो है ये 110 ईस्वी। और फिर क्या है, एक मिनट, नेवार संवत जो है, नेवार संवत इसके बारे में है 879 ईस्वी। नेपाल का संबंध है इससे। ठीक है, नेवार संवत। तो ये सब आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आगे आइए, हमें क्या होता है संवत में सब अलग से मैं बताऊंगा आपको जब पढ़ाऊंगा। तो ठीक है, अभी ध्यान दीजिए। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर। देखिए, अब 2 और बचा हुआ है बस। देखिए हमारा निम्नलिखित में से किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती है। बताइए, भारतीय इतिहास के संदर्भ में। किसका, भारतीय इतिहास के संदर्भ में। ठीक है, बताइए, भारतीय इतिहास के संदर्भ में बताइए कि कौन था ऐसा जो न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि जितना भी वस्तु है पृथ्वी को, ये पृथ्वी है और सारा वस्तु पृथ्वी को आकर्षित करती। गुरुत्वाकर्षण के बारे में बताइए। आर्यभट्ट बताया था, बुद्धगुप्त बताया था, वराहमिहिर बताया था, या ब्रह्मगुप्त बताया था। इसे बताइए, कोशिश करिए 10 नंबर बनाने का। डी नंबर, ब्रह्मगुप्त। कौन बनाया था, ब्रह्मगुप्त। ठीक है, यहाँ ध्यान दीजिए, ब्रह्मगुप्त। फिर से इसको टिक कर दे रहा हूँ, ब्रह्मगुप्त बताए थे। ठीक है, कि सभी यहाँ पर मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। न्यूटन से पूर्व ही बता दिया गया था कि ब्रह्मगुप्त जो है, देखिए वस्तुएं जो है, कौन बताया था, ब्रह्मगुप्त। वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती है, ये कौन है, ब्रह्मगुप्त। फिर से मैं थोड़ा सा बता दे रहा हूँ, आर्यभट्ट जो थे, वाहामगिरी और ब्रह्मगुप्त जो थे, उस संसार के प्रथम नक्षत्र वैज्ञानिक और गणितज्ञ थे। कौन कौन, नक्षत्र वैज्ञानिक और गणतंत्र संसार के प्रथम कौन कौन, आपने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा था, आर्यभट्ट, वहामहिरी, वराहमिहिरी, अहिर और ब्रह्मगुप्त। ठीक है, ये पढ़ा। और जब भी आप इनके बारे में पढ़ें और कहीं, तो इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर और एक अंतिम 12 होगा। ठीक है, 12 क्वेश्चन है इसमें। 11 नंबर बताइए, प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में प्रायः यवन प्रिय शब्द द्योतक था। यवन प्रिय किसके लिए संबंधित था, एक प्रकार का उत्कृष्ट भारतीय मलमल का ये कुछ था, या फिर एक हाथी दांत था, या नृत्य के लिए यवन राजसभा में भेजी जाने वाली नर्तकियों का कुछ समूह को बोलते थे यवन प्रिय, या काली मिर्च को बोलते थे, क्या बोलते थे। 11 नंबर का आप बताइए, 11 नंबर का क्या होता था बताइए। यहाँ देखिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा, काली मिर्च। क्या हो जाएगा, एक मिनट मैं यहाँ दिखा देता हूँ, काली मिर्च, यवन प्रिय काली मिर्च। ठीक है, यमन के बहुत प्रिय लगती थी काली मिर्च। यहाँ देखिए, इसके बारे में बताऊँगा। यहाँ देखिए यहाँ पर क्वेश्चन, प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में यवन प्रिय जो है शब्द द्योतक था, काली मिर्च का द्योतक था। ठीक है, यूनान और रोम को अत्यधिक लोकप्रिय था। यहाँ पर है ना, यवन प्रिय, यवन को जो प्रिय था वो क्या था, काली मिर्च, भारत का। तो ये आपको बताना चाहिए। निम्न के प्रसिद्ध शब्द है ना, निम्न के प्रसिद्ध शब्द, एक प्रकार का उत्कृष्ट भारतीय मलमल। अगर आप कभी भी कहीं पढ़ रहे हैं और आपको ये मिल रहा है कि एक प्रकार का उत्कृष्ट कुछ भारत का मलमल का कुछ चीज़ है, उसको नाम आपको ध्यान रखना है। हाथी दांत के बारे में आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ये सब आपको क्या है, ऑप्शन को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, आगे चलिए। अगला लास्ट क्वेश्चन है आज का इस 1995 का जो है, 1995 का इस चीज़ का लास्ट क्वेश्चन क्या है, नागर, द्रविड़ और वेसर है क्या है। ये आप पता होगा, हिस्ट्री जो पढ़ता है आप तो कमेंट करिए इसको। नागर, द्रविड़ और वेसर क्या है। ये भारतीय उपमहाद्वीप के 3 मुख्य जातीय समूह है, 3 मुख्य भाषा वर्ग जिसमें भारत की भाषाओं को विभक्त किया जा सकता है। ये है भारतीय मंदिर वास्तुकला की 3 मुख्य शैलियाँ हैं, या भारत में प्रचलित 3 मुख्य संगीत घराने हैं। तो आपको पता होगा इसका आंसर क्या है, बताइए। इसका आंसर है सी नंबर। क्या है, सी। यहाँ देखिए, भारतीय मंदिर वास्तुकला की 3 शैलियाँ, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं। नागर, यहाँ देखिए यहाँ देखिए थोड़ा सा, नागर, द्रविड़ और वेसर क्या है, भारतीय मंदिर वास्तुकला की 3 प्रमुख शैलियाँ हैं, भारतीय उपमहाद्वीप के 3 प्रमुख मुख्य जाति समूह,
इसके बारे में आपको कभी अगर पढ़ने मिले, संगीत के घराने अगर कभी पढ़ें या फिर आप पढ़ें भाषाओं के बारे में, तो भाषा वर्ग के बारे में, तो आपको क्या करना है, ये सब आपको वहाँ पर दिमाग में रखना है कि इससे रिलेटेड आता है। आप लोग इसको देखें, इस वीडियो को, आपको फ़ायदा हो रहा है तो आप लोग ज़रूर कमेंट करें। और थैंक यू आप लोग इसके लिए कि आप लोग बने रहें इसमें से। थैंक यू।